स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ई टेंडर घोटाले के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। भोपाल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और सभी 6 आरोपी जो थे इनको बरी कर दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया गया है अदालत की तरफ से। अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त सबूत नहीं रख पाया, जिसकी वजह से ये सब बरी कर दिए गए। कांग्रेस सरकार में दरअसल ये ई टेंडर घोटाले की एफआईआर दर्ज हुई थी। जल निगम के 3 टेंडर्स को लेकर कोर्ट में सबूत पेश किए गए थे, लेकिन सबूत पर्याप्त नहीं थे, जिसकी वजह से दोषमुक्त किया गया। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। ई टेंडर घोटाले का ये पूरा मामला है। भोपाल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मनोज हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इस फैसले में मनोज आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये क्योंकि बात सामने आ रही है कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त सबूत नहीं रख पाया। क्या कोर्ट ने इसको लेकर कोई टिप्पणी भी की है? जी बिल्कुल, क्योंकि ई टेंडर घोटाला 2019 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब जल निगम जल संसाधन विभाग के जो टेंडर थे, करीब 6 टेंडर को लेकर दर्ज किए गए थे, लेकिन 3 टेंडर में पूरे सबूत जुटाने का काम किया था और ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। हालांकि कोर्ट में लगातार सुनवाई होने के बाद पर्याप्त सबूत जो है वो ईओडब्ल्यू के तरफ से, अभियोजन की तरफ से पेश नहीं किए गए। यही कारण है कि जो 6 आरोपी इसमें बनाए थे, जिसमें नंद किशोर जो कि इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के ओएसडी थे, उन्हें दोष मुक्त किया गया। विनय चौधरी, वरुण चौधरी, सुमित जो थे ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन कंपनी के डायरेक्टर थे। इसके अलावा मनोहर वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा एक आरोपी मनीष खरे जो कि बिजनेसमैन थे। इन 6 को जो है बरी करने का काम कोर्ट ने किया। सबूतों के अभाव में ये फैसला यहाँ पर सुनाया गया। जिला कोर्ट में ये मामला 2019 से चल रहा था। तो फिलहाल जो एक ई टेंडर को लेके बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा था, उसमें सुनवाई के दौरान ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से पर्याप्त सबूत और तमाम जो दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए वो पेश नहीं करने की वजह से ये पूरा मामला आरोपियों के पक्ष में गया और कोर्ट ने तमाम जो 6 आरोपियों उनको बरी करने का काम किया। सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। और अब आइए बात करते हैं राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी भारत जोड़ो यात्रा की। एमपी में राहुल जी हां, अल सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के बोडली गांव सुबह सुबह पहुंची और यहां से अब दोबारा ये यात्रा शुरू भी हो चुकी है। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी इंदौर पहुंची हुई हैं और वहां से वो पद यात्रा में शामिल होने के लिए, परिवार समेत पद यात्रा में शामिल होने के लिए निकल भी चुकी हैं। यात्रा के पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव समेत प्रदेश के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया, उनकी आरती उतारी गई। राहुल गांधी ने यहां सभा भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इस दौरान 380 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से होते हुए इस यात्रा के जरिए करने वाले हैं। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ, तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं।
देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो हिंसा करता है। और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज है 100 रुपए, 160 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? 25 किलोमीटर एवरेज बनता है और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपकी मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की। और वासु चौरे जो इस यात्रा को कवर करने के लिए वहीं मौजूद हैं, यात्रा के साथ ही मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि फिलहाल यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कार्यक्रम है। वासु ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी भी 4 बजे के आसपास इंदौर पहुंच चुकी थी और वहां से वो तुरंत रवाना हो गई, तो कब तक पहुंचने वाली हैं? जब प्रियंका गांधी परिवार के साथ पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है उत्साह यात्रा का बढ़ना है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना है। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि प्रियंका गांधी इंदौर पहुंच चुकी है और इंदौर के रास्ते वो बुरहानपुर पहुंचेंगी और कल से राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, बुरहानपुर शहर में इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़कों पे जो जनसैलाब है वो आपको उमड़ता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के हर जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए जो उनके साथ नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर की सड़कों के दोनों तरफ आप देखेंगे कि जनता यहाँ पर खड़ी हुई है जो अपने राहुल गांधी का यहाँ पे अभिवादन कर रही हैं और सभी समाजों के लोग भी, अलग अलग वर्गों के लोग भी यहाँ पर हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी का जो कारवा है, आज सुबह ही 7 बजे से ये पूरी यात्रा शुरू हुई। पहले बोदरली से ये यात्रा शुरू हुई थी, बीच में एक जगह यात्रा ने 3-4 घंटे के लिए विश्राम किया और उसके बाद आज के दिन का जो यात्रा का दूसरा पड़ाव था उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई। और दूसरे पड़ाव में जो यात्रा है वो इस वक्त बुरहानपुर शहर में पहुंच गई है। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर तक ये यात्रा जानी है, जहां पर आज की दिन की जो यात्रा है वो समाप्त होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आम सभा भी होगी जिसको राहुल गांधी भी संबोधित कर सकते हैं। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है मध्य प्रदेश का। हिंदू मुस्लिम आबादी यहाँ पे लगभग बराबर अनुपात में, या यूं कहा जाए कि बहुसंख्यक बाहुल्य ये पूरा जो इलाका है। और यहीं पे इसी क्षेत्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता है अरुण यादव, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय विधायक है लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ यहाँ पर इस पूरी यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनका भी समर्थन यहाँ पे कांग्रेस को मिल गया है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात इस पूरी यात्रा के बीच निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उस लिहाज से भी ये जो पूरी यात्रा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और कमलनाथ से जब हमने बात की तो उन्होंने दावा ये किया था कि दूसरे जो राज्य यानी कि महाराष्ट्र हो गया, आपका तेलंगाना, कर्नाटका, जिन राज्यों से अब तक ये यात्रा होकर गुजरी है उससे ज्यादा सफलता मध्य प्रदेश में यात्रा को मिलेगी। हालांकि अभी 14 दिन और यात्रा को मध्य प्रदेश में चलना है। क्या कुछ तस्वीरें इस दौरान निकलकर सामने आएंगी ये जरूर देखने वाली बात वहां पे होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश पहला हिंदी भाषी राज्य जहां पर यात्रा पहुंची है और भाजपा शासित राज्य, ये भी एक खास बात है। और मध्य प्रदेश में कई तरह के जातीय सियासी समीकरण हैं। अगर खासतौर पर आप बात करें तो आदिवासी समाज का बाहुल्य पूरे मध्य प्रदेश में है और निमाड़ क्षेत्र जहां पर ये यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक भी मायने रखता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कल टांटिया मामा की जन्मस्थली भी पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने के पहले जो बुरहानपुर यानी कि बुनकरों का शहर इसे माना जाता है, हैंडलूम का काम होता है और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो उनके जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे भी बातचीत की। और यात्रा में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो आप यहाँ पे तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु, आपने ये लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और बड़ी संख्या में
यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्वागत करने के लिए भी लोग मौजूद हैं और साथ में चलने के लिए भी लगातार ट्रांसपोर्ट नगर, बुरहानपुर का ट्रांसपोर्ट नगर शहर के भीतर से होकर ये यात्रा गुजर रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका वासु, इस तमाम जानकारी के लिए और इन लाइव तस्वीरों को दिखाने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कृषि मंत्री का बयान आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह यात्रा स्वार्थ और गांधी परिवार को बचाने के लिए है। यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने खोए अस्तित्व को ढूंढ रही है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ पर भी तंज कस दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेरे साथ है। सर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह पहुंच चुकी है और ट्वीट करके राहुल कह रहे हैं कि मैं ये यात्रा देश में डर, नफरत, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के लिए निकाल रहा हूं और हिंदुस्तान में न्याय होगा। कांग्रेस की यात्रा पूरे देश में अपनी प्रासंगिकता को खो चुकी है। यह व्यक्तिगत हित और स्वार्थों को पूरा करने की यात्रा है, गांधी परिवार को बचाने की यात्रा है और कांग्रेस के खोए हुए अस्तित्व को लौटाने के लिए यात्रा हो रही है। देश की जनता में इस यात्रा के प्रति न तो कोई रुचि है, ना ही कोई समर्थन है। जहाँ तक डर और भय का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये बात अपने आप में मिथ्या है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश के किसान आगे बढ़ रहे हैं, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। हर महीने 75,000 लोगों को रोजगार देने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। विषयहीन यात्रा है, इसलिए इसका कोई परिणाम अच्छा होगा ही नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, दिशाहीन है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो दावा कर रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, लोग बड़े खुश हैं और इस यात्रा का असर 2023 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। जब तक चुनाव नहीं होता है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सब इस बात को भली जानते हैं कि अभी हम गुजरात भी फतेह करेंगे, हिमाचल भी फतेह करेंगे और आने वाले कल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार बनेगी। 13 दिन तक करीब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी। उससे पहले वो लेके वहाँ पे यात्रा को कि सब डर है, जान का खतरा है, कई इस तरह के व्यक्त की जाती। लगता है कि मध्य प्रदेश में आके राहुल को या उनकी यात्रा को कुछ खतरा है। देखिए, मीडिया कवरेज उनकी यात्रा का ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उल्टी सीधी बातें करके आप उनको कवर करो, इसके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए है और 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना इलाके के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले 4 नाबालिग बच्चे अचानक हॉस्टल से गायब हो गए। इस घटना के बाद से हड़कंप है। सुबह जब स्कूल के स्टाफ ने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो 4 बच्चे गायब थे। इसके बाद मैनेजमेंट को इसकी खबर की गई। इस हॉस्टल में कोई सीसीटीवी भी नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम है, ना ही सुरक्षा गार्ड है। स्कूल प्रबंधन ने पहले अपने स्तर पर बच्चों की तलाश की, लेकिन जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों को खबर भी की गई। स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो हॉस्टल से 4 बच्चे बाहर निकलकर जाते हुए दिखाई दिए। स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनने हमको फ़ोन लगाया कि आपके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। हम लोग उतनी समय यहाँ पर आए तो बच्चे नहीं मिले और हम लोग ढूंढ रहे हैं और शिकायत भी की है हम लोग ने। पुलिस भी ढूंढ रही है और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं सर जी। थोड़ा वेट करिए, अभी गए हुए थाने जी। कब बच्चे यहाँ से गए? सुबह गए हैं ये। सुबह कितने बजे? 3:30-4 बजे के करीब। अच्छा, थोड़ा बात। पवन पटेल जबलपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। पवन, पहला सवाल ये कि इसमें एक बहुत छोटा बच्चा भी है, 7 साल से लेकर तो मतलब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के इस 4 बच्चे हैं, तो बहुत छोटे बच्चे भी हैं इसमें, तो ये गए क्यों? पहला सवाल, क्या इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है? और सीसीटीवी केवल हॉस्टल के बाहर के खंगाले गए और भी खंगाले गए, कोई सुराग लग पाया क्या?
जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं, अभी कुछ देर पहले ही, लगभग आधे घंटे पहले ही ये जानकारी सामने आई है कि बच्चे जो है अपने घर पहुंच गए हैं। जबलपुर के ग्वारी घाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर उनका घर है। शहपुरा तहसील के बिलपठार गांव के रहने वाले थे बच्चे, और उनमें 3 सगे भाई हैं जो पैदल यात्रा करते हुए, लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घर पहुंच गए हैं। और पुलिस की टीम अब उनसे पूछताछ करने के लिए यहां से रवाना हुई है। और अभी तक ये अपडेट नहीं मिल पाया है कि आखिर बच्चे क्यों गए थे, लेकिन इस बच्चे सुरक्षित मिल गए हैं, ये एक सेकंड पार्ट है। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो स्कूल की लापरवाही का है, जो खामियों का है, वो सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चूंकि बच्चों के गुमशुदगी का, अपहरण की नाबालिग बच्चे थे, इसीलिए पुलिस ने 363 धारा के तहत मामला दर्ज किया था, यानी अपहरण के तहत मामला दर्ज किया था। और पुलिस जब बच्चों से पूछताछ करेगी कि आखिर वजह क्या रही, हॉस्टल में किसी तरह की उन्हें परेशानी थी, खाने में, रहने में, या किसी तरह की प्रताड़ना दी जाती थी, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी जो के त्यों बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम रवाना हुई है और बच्चों से एक चीज और मैं आपसे पवन समझना चाहूंगा कि क्या इस मामले में पुलिस तो खैर ठीक है, पुलिस तो घर पहुंच गए बच्चे, बड़ी खबर पहले तो ये अपडेट करा दें क्योंकि बहुत वाकई में चिंता की बात थी कि 4 बच्चे लापता थे। एक ही परिवार के 3 बच्चे थे, इसमें तीनों भाई बताए जाते हैं। बच्चे घर पहुंच गए, इनका गांव 40 किलोमीटर दूर है और वहां ये पहुंच गए, ये बहुत सुकून की बात है। पवन हमारे साथ बने हुए लगातार। पवन, इस मामले में पुलिस तो जांच कर ही रही है, लेकिन पुलिस की जांच के साथ साथ प्रशासनिक जांच की भी इस मामले में जरूरत है कि आखिर ये बच्चे वहां से चले क्यों गए अचानक से, क्या टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। जी बिल्कुल, ये सवाल अभी जो को बना हुआ है और प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की है या किसी तरह का एक्शन लेने की कोई बात की है। लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद में ये सवाल भी उठता है और साथ ही इसकी जांच होना प्रशासनिक स्तर पर भी बेहद जरूरी है कि आखिर हॉस्टल में माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल प्रबंधन के भरोसे पर छोड़ते हैं। ऐसे कई और स्कूल हैं, कई हॉस्टल खामियां तो प्रथम दृष्टया ही सामने आ गई कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, सीसीटीवी यहाँ पर नहीं है, हॉस्टल है तो वो बहुत जरूरी है, सीसीटीवी नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, सुरक्षा गार्ड भी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खामियां है। अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। तो जबलपुर के बाद अब रीवा की बात कर लेते हैं, जहां के संजय गांधी अस्पताल पर एक बार फिर से बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है और आरोप इतनी बड़ी लापरवाही का लगा है जिसकी वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज के परिजन ये कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी जिसके चलते उनके मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आईसीयू वार्ड की लाइट करीब 4 घंटे तक बंद थी और इसके चलते महिला मरीज की जान चली गई, जबकि करीब 20 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को नकार दिया है और 2 मिनट के लिए लाइट ट्रिप होने की बात कही है। अब बताइए, 4 घंटे और 2 मिनट कहीं कोई तुक ही नहीं बनता है। 4 घंटे परिजन कह रहे हैं, क्या आधार है उनका, और प्रबंधन कह रहा है कि केवल 2 मिनट। अर्पित हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अर्पित, 4 घंटे और 2 मिनट बहुत फर्क होता है और आईसीयू में अगर 4 घंटे लाइट चली जाए तो कितनी पैनिक स्थिति हो सकती है, ये आप हम सब समझते हैं, लेकिन परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, कितना दम उसमें? काला काला है, बहुत काला। ठीक है। अर्पित, आपको आवाज मिल पा रही है? अक्सर नए नए मामले आते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दें संजय गांधी अस्पताल से इलाज में लापरवाही को लेकर अक्सर मामले आते रहते हैं जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही होती है और मरीजों की जान चली जाती है। और ऐसा ही आज ताज़ा मामला आया है जिसमें बिजली गुल होने की वजह से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ सिग्नल्स की दिक्कत है, इसकी वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी कलेक्टर के एक आदेश पर नाराजगी जताई है और न केवल नाराजगी जताई है बल्कि फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी कर जिला संयोजक का प्रभार देने पर यह नाराजगी जताई है और कहा है कि आप कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवपुरी कलेक्टर ने अपनी गलती को माना, अपना आदेश वापस लेने की बात कही। पहले कलेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो मामला आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी का है, जहां पर पहले आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर काम कर रहे थे। उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होने पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दे दिया।
इस आदेश को चुनौती देते हुए राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप कलेक्टर हैं, राजा नहीं है, और नियमों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। किसी का अगर ट्रांसफर भी हो गया है तो उनकी जगह किसी को आप बैठाते हैं, तो नियम सबसे जरूरी है, और नियम से परे कोई भी नियम, फिर चाहे कलेक्टर भी क्यों ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसला दिया है और उसमें टिप्पणी भी की है। जस्टिस आलूवालिया की कोर्ट ने एक शिवपुरी के मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक रहे, उसके बाद उसमें प्रभारी अधिकारी बनाने के दौरान कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने नियमों की अनदेखी की थी और सीनियर कैटेगरी के जो अधिकारी थे उनको प्रभार देने की बजाय उनसे जो जूनियर थे उनको प्रभार दे दिया था। इसी के चलते सीनियर अधिकारी ने यहाँ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि ये नियम विरुद्ध तरीके से काम किया गया है, लिहाजा उनको जो है सीनियरिटी के आधार पर प्रभार मिलना चाहिए था। जब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और कलेक्टर को तलब किया, कलेक्टर का पक्ष लिया, तब कोर्ट कलेक्टर के तर्कों से सहमत नहीं हुआ और टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जिले के कलेक्टर हैं, आप राजा नहीं है कि मनमाने फैसले ले सके, आपको नियम कानून कायदे को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। और कलेक्टर ने इस बात को लेकर कोर्ट से क्षमा याचना भी की और तत्काल जो है इस मामले में जिनको प्रभार दिया गया था उनको हटाकर सीनियर अधिकारी को प्रभार देने की बात कही और इसका ऑर्डर जल्द ही कोर्ट ने अपने पास जमा कराने के लिए भी कलेक्टर को कहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक फैसला जो है, एक टिप्पणी नजीर होगी उन कलेक्टरों के लिए जो मनमानी करके नियमों को ताक पर रखते हैं। कलेक्टरों के लिए नजीर ये फैसला। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील, और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।